स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। केमिस्ट्री क्लास में मैंने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है उसको पढ़ाना शुरू किया था और उसमें जो है आपको बताया गया था कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसका डिफिनीशन और रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद से जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको कैसे अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है उसके लिए कुछ एक दो रिएक्शन का एग्जाम्पल मतलब दिया गया था। और उसके पहले यदि जाएं तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसीलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है। हालांकि क्लास 10 तक जो है अनुमान विधि से ही पढ़ना है। संभवतः जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके अंत में जो है हम आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाए उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल मेरा आज का क्लास है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, कि जो रासायनिक समीकरण है इससे क्या सूचना मिलती है। तो इसमें सबसे पहला लिखा गया है कि जो रासायनिक समीकरण है, यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया से इस बात का पता चलता है कि कौन कौन अभिकारक आपस में मिलकर कौन कौन से उत्पाद का निर्माण किए हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए कि H2 है और O2 है, ये दोनों मिलकर जो है आपस में बना लेगा H2। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हमको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाना है। 2 है यहाँ पे, इधर 1 है, तो इसको हम 2 बना लेते हैं। गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाना है तो इसके पहले 2 लगा लिया। अब इस रिएक्शन से जो है हमको क्या सूचना मिल रही है उसी को लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया से इस बात का पता चलता है कि कौन कौन से अभिकारक आपस में मिलकर कौन कौन से उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये जो रिएक्शन है इससे हमको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण किए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट का मतलब यही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस रिएक्शन से हमको इस बात का पता चलता है कि कौन कौन से अभिकारक मिलके और कौन कौन से उत्पाद का निर्माण किए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण किया हुआ है प्रोडक्ट के रूप में। सेकंड इसका कहता है कि रासायनिक समीकरण से इस बात का पता चलता है कि अभिकारक का कितना अणु मिलकर कितने अणु उत्पाद का निर्माण किया हुआ है। अभिकारक का कितना अणु उत्पाद के कितने अणु का निर्माण किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के 2 अणु या 4 परमाणु, एक बार और समझिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का मात्र 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, या फिर हाइड्रोजन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपस में मिलकर 2 अणु जल का निर्माण किया हुआ है। एक बार इसको और रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, या फिर हाइड्रोजन का 4 परमाणु, 2 दूना 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण किया हुआ है। तीसरा कहता है कि आयतन के विचार से कितने आयतन अभिकारक संयोग करके कितने आयतन उत्पाद का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम आयतन की दृष्टि से बात करें तो 2 आयतन जो है हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर 2 आयतन जल का निर्माण किया हुआ है। 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन, दोनों मिलकर जो है 2 आयतन जल का निर्माण किया हुआ है। चौथा नंबर देखा जाए तो कह रहा है कि भार के विचार से अभिकारक के कितने भार अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने भार बनाते हैं। भार की दृष्टि से यदि हम बात करें
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भार जो है 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का भार जो है 32 ग्राम है और H2O का भार जो है 36 ग्राम है। मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में मिलके 36 ग्राम जल का निर्माण किया हुआ है। तो ये भी एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था। टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण से या फिर रासायनिक अभिक्रिया से जो है इस बात का पता चलता है कि कितने अभिकारक आपस में मिलकर और कौन कौन से उत्पाद का निर्माण किए हैं। और दूसरा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से इस बात का पता चलता है कि अभिकारक का कितना अणु मिलकर कितने अणु का निर्माण किया हुआ है। और तीसरा है कि आयतन के विचार से कितने आयतन अभिकारक संयोग करके कितने आयतन उत्पाद का निर्माण किए हैं। और चौथा नंबर है कि भार के विचार से अभिकारक के कितने भार अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने भार बनाते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट खत्म हुआ। सेकंड कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से इस बात का पता चलता है कि अभिकारक का कितना अणु। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन या फिर 4 परमाणु हाइड्रोजन और 2 परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर 2 अणु जल का निर्माण किया हुआ है। आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर 2 आयतन जल का निर्माण किया हुआ है। और भार की दृष्टि से देखा जाए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 36 ग्राम जल का निर्माण किया हुआ है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद से अगला टॉपिक आता है इसका कि जो रासायनिक समीकरण है उसमें क्या दोष होता है या फिर क्या सीमाएं होती है। अभी पढ़े हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सूचना मिलता है। और उसके बाद से टॉपिक है कि जो रासायनिक समीकरण है इसमें क्या दोष होता है या फिर उसकी क्या सीमाएं होती है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती है, इसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा, इसकी जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है कितना समय में पूर्ण हो रहा है इस बात का पता जो है रासायनिक समीकरण द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो इसकी पहली कमी हुई या फिर पहली दोष हुई कि रासायनिक समीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगता है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सेकंड इसका कहता है कि अभिकारक या उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता नहीं चलता है कि अभिकारक जो है किस अवस्था में है और उससे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो किस अवस्था में है। तो अभिकारक या फिर उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में जो है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। इसकी दूसरी दोष हुई या फिर सीमाएं हुई। तीसरा कह रहा है कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया मतलब होने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा देना पड़ रहा है या फिर उस अभिक्रिया के होने के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रहा है। इस बात का पता जो है रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है कि अभिक्रिया में जो है ऊष्मा बाहर से देना होगा या फिर उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलेगा, इस बात की जानकारी भी नहीं मिलती है। तो इसका तीसरा दोष हुआ या फिर इसका सीमा हुआ। चौथा नंबर पर लिखा गया है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इस बात का पता नहीं चलता। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब है कि जिसको अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से फिर वही अभिकारक बना दिया जाए, तब इस प्रकार के रिएक्शन को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय कहने का मतलब है कि जो उसको प्रोडक्ट बना दिया गया हो अब फिर से उसको रिएक्टेंट नहीं बनाया जा सकता हो, तब उसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कहने का मतलब है कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया गया हो उस प्रोडक्ट से पुनः उसी रिएक्टेंट को बना दिया जाए, तब उसको बोला जाएगा उत्क्रमणीय। तो इस बात का भी पता नहीं चलता है। और लास्ट लिखा गया है कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या फिर कुछ अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ जो है पूर्ण होती है, इस बात का भी पता नहीं चलता है। तो रासायनिक जो समीकरण है इसकी लिमिटेशन से पास, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। रासायनिक समीकरण के दोष के बाद से हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को जो है अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए।
अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या दोष होता है। अब उस दोष के निवारण के लिए जो है क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे कुछ लिखा गया है। हेडिंग है आपका कि रासायनिक समीकरण को जो है अधिक उपयोगी बनाना। इसमें सबसे पहला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अभिकारक एवं उत्पाद के रासायनिक सूत्रों को लिखकर उसके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ठोस के लिए S लिखा जाएगा, द्रव के लिए L लिखा जाएगा, गैस के लिए G लिखा जाएगा और जलीय विलयन है तो उसके लिए एक्वस लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखा जाएगा। और फिर सेकंड लिखा गया है कि कुछ अभिक्रियाओं की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर अथवा नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में, तो इसके लिए G लिखा गया है। और फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए हम डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं, तो डेल्टा का हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। वही लिखा गया है कि परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक कोई भी होगा उसको तीर चिन्ह के नीचे लिखेंगे या फिर ऊपर लिखेंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में था इसीलिए हम इसको G लिखे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म कर दिया गया है तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया है, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में मिला है इसलिए S लिख दिया गया है और ऑक्सीजन जो है गैसीय रूप में मिला है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए G लिख दिया गया। और चौथा है कि तीसरा है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकल रहा हो तब गैस के सूत्र के बगल में ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड अर्थात ऊपर की तरफ जो है तीर का सिंबल लगा दिया जाता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, यहाँ से गैस निकल रहा है इसीलिए यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ हम एरो बनाएंगे जिसको बोल रहे हैं हम ऊर्ध्वमुखी। जहां जहां से गैस रिलीज होगा तो उस समीकरण में जो है ऊपर की तरफ एरो करके दिखाना होता है। और चौथा लिखा गया है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो तो अवक्षेप के सूत्र के बगल में अधोमुखी अर्थात डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ तीर चिन्ह के लगा देते हैं। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई शेष बच रहा हो तो उसको बोला जाता है अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होगा तो उस अवक्षेप के रासायनिक सूत्र के बगल में जो है नीचे की तरफ एरो करके सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है इसीलिए इसके बगल में जो है नीचे की तरफ एरो लगाएंगे और इस एरो का नाम होता है अधोमुखी डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ रहेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड। तो ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि अधिक उपयोगी बनाना है तो अभिकारक या फिर उत्पाद के सूत्र अथवा संकेत के बगल में जो है उसकी भौतिक अवस्था को लिख देंगे। यदि ठोस अवस्था में होगा तो उसके लिए S लिखेंगे, लिक्विड अवस्था में होगा तो उसके लिए L लिखेंगे, गैसीय अवस्था में होगा तो उसके लिए G लिखेंगे, यदि वह एक्वस अवस्था में जलीय अवस्था में होगा तो शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखेंगे। और उसके बाद से यदि मान लीजिए कि अभी कोई भी रासायनिक समीकरण है उसकी परिस्थिति को दिखाना है कि किस परिस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि की उपस्थिति में, तो सबकी उपस्थिति जो है तीर चिन्ह के या तो ऊपर दिखाया जा सकता है या फिर नीचे दिखाया जा सकता है। और फिर यदि मान लीजिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो उस जो भी प्रोडक्ट का पार्ट है या फिर रिएक्टेंट का पार्ट है उसके बगल में जो है ऊपर की तरफ तीर चिन्ह कर लगा देंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कुछ पदार्थ बच रहा है अर्थात अवक्षेप बच रहा है तो उसके सूत्र के बगल में जो है नीचे की तरफ एरो करके दिखाएंगे जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड अधोमुखी। फिलहाल आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगला क्लास होगा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।
तो रासायनिक समीकरण के दोष के बाद से हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को जो है अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या दोष होता है। अब उस दोष के निवारण के लिए जो है क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे कुछ लिखा गया है। हेडिंग है आपका कि रासायनिक समीकरण को जो है अधिक उपयोगी बनाना। इसमें सबसे पहला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अभिकारक एवं उत्पाद के रासायनिक सूत्रों को लिखकर उसके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ठोस के लिए S लिखा जाएगा, द्रव के लिए L लिखा जाएगा, गैस के लिए G लिखा जाएगा और जलीय विलयन है तो उसके लिए एक्वस लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखा जाएगा। और फिर सेकंड लिखा गया है कि कुछ अभिक्रियाओं की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर अथवा नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में, तो इसके लिए G लिखा गया है। और फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए हम डेल्टा सिंबल का यूज करते हैं, तो डेल्टा को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। वही लिखा गया है कि परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक कोई भी होगा उसको तीर चिन्ह के नीचे लिखेंगे या फिर ऊपर लिखेंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में था इसीलिए हम इसको G लिखे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म कर दिया गया है तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया है। कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में मिला है इसलिए S लिख दिया गया है और ऑक्सीजन जो है गैसीय रूप में मिला है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए G लिख दिया गया। और चौथा है कि तीसरा है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकल रहा हो तब गैस के सूत्र के बगल में ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड अर्थात ऊपर की तरफ जो है तीर का सिंबल लगा दिया जाता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, यहाँ से गैस निकल रहा है इसीलिए यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ हम एरो बनाएंगे जिसको बोल रहे हैं हम ऊर्ध्वमुखी। जहां जहां से गैस रिलीज होगा तो उस समीकरण में जो है ऊपर की तरफ एरो करके दिखाना होता है। और चौथा लिखा गया है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो तो अवक्षेप के सूत्र के बगल में अधोमुखी अर्थात डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ तीर चिन्ह के लगा देते हैं। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई शेष बच रहा हो तो उसको बोला जाता है अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होगा तो उस अवक्षेप के रासायनिक सूत्र के बगल में जो है नीचे की तरफ एरो करके सिंबल लगा देंगे। यहाँ पे AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है इसीलिए इसके बगल में जो है नीचे की तरफ एरो लगाएंगे और इस एरो का नाम होता है अधोमुखी डाउनवर्ड। और ऊपर की तरफ रहेगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड। तो ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि अधिक उपयोगी बनाना है तो अभिकारक या फिर उत्पाद के सूत्र अथवा संकेत के बगल में जो है उसकी भौतिक अवस्था को लिख देंगे। यदि ठोस अवस्था में होगा तो उसके लिए S लिखेंगे, लिक्विड अवस्था में होगा तो उसके लिए L लिखेंगे, गैसीय अवस्था में होगा तो उसके लिए G लिखेंगे, यदि वह एक्वस अवस्था में जलीय अवस्था में होगा तो शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखेंगे। और उसके बाद से यदि मान लीजिए कि अभी कोई भी रासायनिक समीकरण है उसकी परिस्थिति को दिखाना है कि किस परिस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि की उपस्थिति में, तो सबकी उपस्थिति जो है तीर चिन्ह के या तो ऊपर दिखाया जा सकता है या फिर नीचे दिखाया जा सकता है। और फिर यदि मान लीजिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो उस जो भी प्रोडक्ट का पार्ट है या फिर रिएक्टेंट का पार्ट है उसके बगल में जो है ऊपर की तरफ तीर चिन्ह कर लगा देंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कुछ पदार्थ बच रहा है अर्थात अवक्षेप बच रहा है तो उसके सूत्र के बगल में जो है नीचे की तरफ एरो करके दिखाएंगे जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड अधोमुखी। फिलहाल आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगला क्लास होगा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।